पिछले क्लास में बच्चों आप लोगों ने क्या पढ़ा था, किसके बारे में? मानव शोषण तंत्र के बारे में। कि मानव शोषण तंत्र मुख्यतः 4 चीजों से मिलकर क्या है, बना हुआ है। जिसमें पहला क्या है, नासिका छिद्र। दूसरा क्या है आपका, लैरिंक्स। तीसरा क्या है, श्वास नली या ट्रैकिया। और चौथा क्या है बच्चों, फेफड़ा। तो आप लोग पिछले क्लास में देखे थे कि नासिका जो छिद्र है, हाँ, वो कितने भागों में बटा होता है? 2 वेश्मों में। हाँ, एक बायां एक दायां, जो गोलाकार के रूप में होता है। वहां से जाता कहां पर? लैरिंग्स में। कहा जाता है? लैरिंग्स में। और फिर उसके बाद कहा जाता है? ग्रास नली। ग्रास नली होते हुए कहा जाता है? फेफड़ा में। तो ये चीज 4 था। आज का जो टॉपिक है वो भी काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार हम लोग सांस लेते कैसे है और ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। आखिरकार वो प्रक्रिया होता कैसे है, ठीक है ना? तो वो प्रक्रिया होने के लिए इसमें क्या है कि एक बार सांस लेना रहता है और दूसरी बार क्या है, सांस को छोड़ना रहता है। तो 2 क्रिया इसमें क्या होता है, सम्मिलित रहता है। एक होता है प्रश्वास, एक होता है क्या, उच्छ्वास। एक क्या होता है, प्रश्वास, और दूसरा क्या होता है, उच्छ्वास। यानी क्या कि सांस लेने के क्रम में 2 क्रियाएं होती है। कौन कौन क्रिया, बोलिए आप लोग, कौन कौन क्रिया? प्रश्वास, प्रश्वास, और दूसरा क्या, उच्छ्वास। तो प्रश्वास में क्या होता है बच्चों कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और उच्छ्वास में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं कि प्रश्वास में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और उच्छ्वास में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से क्या होता है, बाहर निकाला जाता है। तो समझ गए 2 टाइप यहाँ पर कि शोषण की क्रिया में कितने, आपको क्रिया कितने भाग लेना पड़ता है, 2। हाँ, शोषण की क्रिया कितने भागों में बटा है, 2 भागों में। कौन कौन? प्रश्वास और उच्छ्वास। अब जो प्रश्वास की जो घटना होती है और उच्छ्वास की घटना जो होती है, तो प्रश्वास में किन किन चरणों से, किन किन चरणों से, क्योंकि हम लोग जो है ना ऑक्सीजन कहां से ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से। हाँ, तो वो तो सीधे नहीं ना है कि सीधे हमको क्या हो जाएगा, रक्त में जाकर के मिल जाएगा। उसको जाने के लिए कहां से प्रवेश करता है, नासिका छिद्र से। तो नासिका छिद्र से कहां जाता है, फिर उससे आगे कहां जाता है, फिर वहां से कहां जाता है। तो इन चरणों को समझने के लिए आपको कुछ क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझिए कि सबसे पहला जो है काम क्या है, सांस लेना। सबसे पहला काम क्या है बच्चों, सांस लेना। तो सांस जो लेते हैं तो कोई ना कोई क्या है, अंग उसमें क्या है, उपस्थित है, जो हमारी क्या करता है, सांस लेने में क्या करता है, मदद करता है। तो इसको एक डायग्राम से आपको हम समझाते हैं कि सांस लेने के क्रम में श्वास लेने के क्रम को समझिएगा। सबसे पहले क्या कि वायु मंडल से क्या, ऑक्सीजन, है ना, वायुमंडल से, इसकी सहायता से नासिका छिद्र, यानी नाक, बोलिए। नासिका छिद्र का मतलब क्या, नाक। फिर नासिका छिद्र का मतलब क्या, नाक से। अब इससे ये कहां जाएगा, कहां पर, ग्रसनी में। फिर ग्रसनी से कहां जाएगा, श्वास नली में। श्वास नली से ब्रोंकाई, और फिर ब्रोंकाई से कहा जाता है, फेफड़ा। और फेफड़ा में क्या होता है बच्चों, वायु, हाँ, कोष होता है। वो फेफड़ा में क्या होता है, वायु कोष, ठीक है ना। अब समझिएगा, देखिए
कि हम ये वायुमंडल से जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं नाक के माध्यम से कहाँ जाता है? ग्रसनी में। क्योंकि ग्रसनी में क्या होता है? 2 भाग होता है। पता है कि ग्रसनी कितने भागों में बटा होता है? एक होता है कंठ द्वार, एक होता है क्या? निगल द्वार, होता है ना। तो कंठ द्वार का काम क्या है? सांस में भाग लेना। और निगल द्वार का मतलब क्या है? कि भोजन को अंदर जाने देना। समझिएगा। कहता कि आप जो वायुमंडल से जो ऑक्सीजन लेते हैं तो नाक से लेते हैं। हाँ, और नाक जब आप नाक से जो ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन आखिरकार जाता कहाँ है? आखिरकार कैसे जाएगा? तो हमारे कंठ यहां पर जो है श्वास नली में, हाँ वो क्या, ये जो आपका आहार नाल है, इस नली में क्या होता है? 2 भाग होता है, बट्टा होता है। एक होता है क्या? कंठ द्वार। एक क्या होता है? निगल द्वार। वो कहां पर उपस्थित होता है? इस ग्रसनी में। यानी ये जो ग्रसनी है 2 भागों में क्या होता है? बटा होता है। एक निगल द्वार और दूसरा क्या? कंठ द्वार। तो निगल, और वहीं पर क्या होता है? एक रचना होता है। क्या? पिछले क्लास में भी आप लोग को बताया क्या? कौन सा रचना? एपिग्लोटिस। क्या होता है? एपिग्लोटिस। अब ग्रसनी से कहां पर जाएगा? श्वास नली में। और श्वास नली से क्या जाएगा? ब्रोंकाई। अब कहिएगा सर ब्रोंकाई क्या होता है? तो ब्रोंकाई आप देखते हो, देखिएगा अभी फिगर में आपको बताएंगे कि जो श्वास नली से जो फेफड़ा में जो प्रवेश करता है, श्वास नली से कहां पर? फेफड़ा में जो प्रवेश करता है, तो वो दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा में क्या, एक मोटा सा क्या होता है? पाइप होता है। उसी को क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। समझ में आया ब्रोंकाई क्या है? अभी जस्ट आपको हम बता रहे हैं, फिगर से समझिएगा। देखिए ये जो बच्चों आप देख रहे हैं ना, कौन सा, समझिएगा थोड़ा सा। ये जो आप देखिए, ये आपका क्या है? यहां से यही है नासा छिद्र, है ना। यही आपका क्या है? आ रहा है, ये श्वास नली है ना। ये क्या आपका? ग्रसनी है। हाँ, अब ग्रसनी से देखिए, ग्रसनी से होते हुए कहां जा रहा है? श्वास नली में। और श्वास नली में क्या होता है? कल ही बताया कि श्वास नली में क्या होता है? बताइए। क्लिप टाइप का होता है ना, जो उस नस को क्या करता है? उसको पिचकने से, ग्रास नली को पिचकने से क्या करता है? रोकता है। कल डिस्कशन किए हैं, ठीक है। अब जो ये इसको जो रोकता है, अब देखिए ये श्वास नली, देखिए बायां और दोनों फेफड़ा में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो रचना आ रहा है ना, यही रचना को क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं इस रचना को? ब्रोंकाई कहते हैं। और इसका मुख्य काम क्या है? कि हवा को फेफड़ों में क्या करना? पहुंचाना। इसका मुख्य काम क्या है? कि आप जो नासिका छिद्र से जो आप लिए हैं, ग्रसनी होते, श्वास नली होते, यहां तक तो पहुंचा। ये क्या कर रहा है? कि उस हवा को कहां पर? बायां फेफड़ा और दोनों फेफड़ा में क्या करना है? पहुंचाना है। ब्रोंकाई का काम देखिए क्या है, क्लियर है ना। उसके बाद कहता कि ब्रोंकाई का मुख्य काम क्या है? कि हवा को फेफड़ों में क्या करना? पहुंचाना, और CO2 को बाहर करने में क्या करना? मदद करना। क्योंकि देखो ऑक्सीजन भी फेफड़ा में ही जाएगा, क्योंकि फेफड़ा में ही वायु कोश होता है। हाँ, और यहीं पर क्या होता है? ब्लड का जाल होता है, यानी क्या? खून का जाल होता है। और यही खून क्या करता है? उस ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है। क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और तब जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, और वहां से ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? कोशिका के माध्यम से विभिन्न अंगों के प्रत्येक भाग तक क्या करता है? पहुंचता है। समझिएगा कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को कहा ही जाता है क्या? ऑक्सीजन का वाहक। ऑक्सीजन का क्या कहा जाता है? वाहक। यानी क्या? कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है तो समझिएगा। तो ये ब्रोंकाई समझ गए कि ब्रोंकाई क्या है? कि जो श्वास नली तो यहीं तक खत्म होता है, यहां पर आके क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब इसके जो आगे जो फेफड़ा में कैसे जाएगा? तो कोई ना कोई तो नली होगा ना, तब फेफड़ा, बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा में जाएगा। तो वो जो नली है, उसी नली को क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई
कहा जाता है। अब ब्रोंकाई का मुख्य कार्य क्या है कि हवा को फेफड़ा में पहुंचाना, हाँ, यानी ऑक्सीजन को पहुंचाना, और फिर जो फेफड़ा में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर क्या करना, बाहर निकालने में क्या करना, मदद करना। तो ये समझ गए, कौन सा समझ गया कि ब्रोंकाई क्या होता है। अब फेफड़ा तो जानते ही हैं कि जो हमारे क्या होता है वक्ष गुहा में स्थिर होता है। अब वक्त कोई पूछ दे कि आपको वक्ष गुहा किसे कहते हैं, कोई आपसे पूछ दे कि बच्चों बताइए कि वक्ष गुहा किसे कहते हैं। कल भी आप लोग को हम बताए थे, लेकिन आप लोगों में से कोई भी एक भी स्टूडेंट हाँ क्वेश्चन नहीं पूछते कि सर वक्ष गुहा है क्या। यही तो दिक्कत है कि आप लोग जो पढ़ाते हैं पढ़ करके आंख मूंद करके पढ़ के क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, क्वेश्चन एराइज नहीं करते कि सर ये वक्ष गुहा जो वहां पर बुक में जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है। समझ रहे हैं ना कि वक्ष गुहा क्या होता है। तो समझेगा, गर्दन के नीचे, इस गर्दन के नीचे अब पेट के ऊपर, पेट के ऊपर जो खाली भाग होता है ना, समझेगा, गर्दन के नीचे अब पेट के जो ऊपर जो खाली भाग होता है उसी खाली भाग को क्या कहते हैं, वक्ष गुहा कहते हैं। समझ गए, एक होता है उदर गुहा, एक होता है वक्ष गुहा। अभी यहाँ पर वक्ष गुहा है, उदर गुहा आएगा तो वहां पर भी आपको बता दिया जाएगा। ये आपसे कोई पूछ दे कि वक्ष गुहा किसे कहते हैं, क्या बोलिएगा कि गर्दन के नीचे अब पेट के का जो खाली भाग होता है ना उसी को क्या कहते हैं, और उसी के अंदर हमारा फेफड़ा, हमारा दिल क्या रहता है, अंदर में सुरक्षित रखता है। कौन, वक्ष गुहा। कौन सुरक्षित रखता है, वक्ष गुहा। समझ गए। तो समझ गया कि कोई पूछेगा कि वक्ष गुहा क्या है तो आप उसको जवाब दे सकते हैं कि पेट के ऊपर गर्दन के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, वो जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, वक्ष गुहा। और वक्ष गुहा का मुख्य काम क्या है कि हमारे इस भाग में जो हृदय है, फेफड़ा है, इन सभी को क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना, और साथ ही साथ क्या, श्वसन की क्रिया में क्या करना, मदद करना। ये है किसका, वक्ष गुहा का काम। क्लियर है। तो अब समझ गए कि वायुमंडल से ऑक्सीजन जाएगा कहां पर, नासिका के माध्यम से, यानी नाक के माध्यम से कहां पर, ग्रसनी में। और नासिका में क्या होता है, नासिका छिद्र होता है। नाक में क्या होता है, नाक में क्या है, दो ही छिद्र है ना, एक बायां और एक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेश्म, नासिका वेश्म कहते हैं ना। नाक जो है आपका ये कितने भागों में बटा हुआ है, दो भागों में। कौन कौन सा, एक बायां वेश्म और दायां वेश्म, यानी क्या, और दोनों वेश्म को अलग करने के लिए क्या है, एक लंबवत अस्थि है। अस्थि का मतलब क्या, इसमें हड्डी नहीं है, कोमल है, हाँ, और जो क्या करता है, दोनों वेश्म को अलग करने का काम करता है, जिसको क्या कहते हैं, नासिका पट्टी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, नासिका पट्टी। तो अब चलिए कि इसमें जो है कि आप आखिरकार क्या क्या क्रिया होता है प्रश्वास में, और दूसरा क्या है उच्छ्वास में। देखो कि श्वसन की क्रिया, कहता कि श्वसन की क्रिया कितने हैं, दो क्रियाओं का क्या है, सम्मिलित रूप है। एक है क्या बच्चों, प्रश्वास, और दूसरा क्या है, उच्छ्वास, है ना। तो यही बता रहे हैं आपको कि श्वसन क्रिया दो क्रियाओं का क्या है, सम्मिलित रूप है। अब दो क्रिया कैसे, एक बार ग्रहण करना, एक बार बाहर निकालना, यही दो चीज होता है ना, कि खाली ग्रहण नहीं करते जाते हैं, क्या ऑक्सीजन खाली ग्रहण करते जाते हैं, नहीं ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करना रहता है, शरीर से बाहर निकालना रहता है। अब समझिए कि प्रश्वास में आखिरकार होता क्या क्या है। तो कहता कि प्रश्वास में, कहता कि इस क्रिया में ऑक्सीजन नासिका से फेफड़े तक पहुंचता है। कहां से कहां तक पहुंचता है, नासिका से कहां तक, फेफड़े में पहुंचता है। लेकिन नासिका से फेफड़े तक तो पहुंचता है, तो उसमें तो और भी भाग लिया हुआ है कि पहले नासिका छिद्र से कहा, ग्रसनी में, और फिर ग्रसनी से कहा, श्वास
नली में। अब फिर श्वास नली से कहा ब्रोंकाई होते हुए कहा तब लास्ट में जाकर कहां पहुंचता है, फेफड़ा में पहुंचता है। तो समझेगा कि जहां ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में क्या हो जाता है, चला जाता है। समझिएगा, कहता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये कहां पर जाता है कि फेफड़ा में जो उपस्थित रक्त है, रक्त कोशिका, उसमें क्या हो जाता है, ये चला जाता है। कहता इस समय सीने के 12 जोड़ी पसलियां, कहता कि हमारे फेफड़ा में कई गो सीना जो है ना, हमारा सीना होता है ना, उसमें कई गो 12 जोड़ी पसलियां होता है। कितना जोड़ी, 12 जोड़ी पसलियां होता है। यानी 12 जोड़ी का मतलब क्या, 12 दूनी, यानी 12 गो इस तरफ, 12 गो। कभी कंकाल को देखिएगा तो पता चल जाता है। हाँ, कंकाल का के देखिए, इसी में आपको थोड़ा सा, हाँ देखिए पसली किसको कहते हैं, यही है ना पसली, ऐसे जो रहता है इस प्रकार से रहता है ना, रहता कि नहीं रहता है ना जी तुम लोगों को कि नहीं है, ये दिख रहा है ना, यहाँ जो दिखाया गया है ये आपका क्या है, पसली है। ये क्या आपका, ये कितना जोड़ा रहता है, 12 जोड़ा पसली इसमें क्या होता है। कहता कि 12 जोड़ी पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित, संकुचित मतलब सिकुड़ना, संकुचित मतलब सिकुड़ना, संकुचित हो जाती है और पसलियां बाहर की ओर क्या हो जाती है, खिसक जाती है, जिससे वक्ष गुहा, वक्ष गुहा क्या हो जाता है, फैल। तो तब में देखते हैं कि सांस लेते हैं फैलता है, और जब सांस छोड़ते तो अंदर की ओर सिकुड़ता है, उल्टा होता है ना, ठीक है ना। सांस लीजिए तो ये क्या होता है, वक्ष गुहा आपका फैल रहा है ना, और जब सांस छोड़ते तो क्या हो जाता है, सिकुड़ता। वही कहता है यहाँ पर कि और पसलियां बाहर की ओर क्या हो जाती है, खिसक जाती है, जिससे वक्ष गुहा क्या हो जाता है, फैल जाता है। और जैसे ही फैलेगा तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़े का आयतन भी क्या हो जाता है। अरे भाई हवा भरेंगे, हवा जाएगा तो वो क्या होगा, बढ़ेगा कि फैल, कम होगा। किसी भी बैलून में हवा नहीं है, अब बैलून में क्या किए, हवा भर दिए, तो आयतन उसका क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो जब आयतन बढ़ गया तो फेफड़ा का भी आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वक्ष गुहा ही क्या हो गया, फैल गया, तो फेफड़ा भी फैल जाएगा, तो जिससे क्या होगा, वहां पर उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जब ये क्या हुआ कि अभी तक कहां ऑक्सीजन कहां तक पहुंचा है, फेफड़ा में, और वहां पर क्या होता है, ब्लड का क्या होता है, जाल होता है। क्या होता है, जाल। अब ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, उस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करना चालू कर देगा, और वहां पर बना लेगा क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिका की सहायता से, किसकी सहायता से, क्योंकि हमारा शरीर ही क्या है, कोशिकाओं से मिलकर के क्या है, बना हुआ है। उस कोशिकाओं की सहायता से ब्लड क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। इतना काम तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि कोशिका तक तो पहुंच गया। अब कोशिका, अब जो हम लोग खाना जो खाते हैं तो उसमें क्या बनता है, ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज क्या करेगा, उस ग्लूकोज का क्या होगा, टूटेगा। क्या होगा, कोशिका से वो क्या होगा, टूटेगा। और जब वो टूटेगा तभी ना ऊर्जा का निर्माण होगा। तो वहां पर कौन सा ऊर्जा का निर्माण होता है, एटीपी ऊर्जा का। बताए थे फर्स्ट क्लास में ही, एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। तभी तो हमारा शरीर क्या होता है, अपने आप को क्या होता है, ताकतवर महसूस होता है। जब हम भोजन ही नहीं ग्रहण करेंगे तो क्या हमारा शरीर ताकतवर होगा, नहीं होगा। तो चलिए दूसरा इसका, दूसरा क्रिया बच्चों क्या, उच्छ्वास। दूसरा क्या है इसका, उच्छ्वास। पहला क्रिया तो समझ गए कि प्रश्वास में कहां से कहां तक जाएगा। अब उच्छ्वास में क्या होगा, कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर निकलेगा। प्रश्वास में ऑक्सीजन अंदर जाएगा, और उच्छ्वास में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहता है इस समय
पसलियों के बीच की पेशियां क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है, जिससे पसलियां क्या होती है, पीछे खिसक जाती है। पीछे क्या हो जाती है, तो पीछे घिसकेगा तो आयतन क्या हो जाएगा, कम होगा ना, घटेगा कि नहीं। कोई बड़ा बैलून है उसमें से हवा निकाल दो तो उसका घटेगा कि कम होगा। और डायफ्राम पुनः गुबंद के आकार का हो जाता है। गुबंद समझती है ना, जितना भी मस्जिद सब रहता है उसमें क्या होता है, गुबंद होता है। डायफ्राम क्या होता है अभी दिखाते हैं थोड़ा सा। हाँ, कहता कि इस अवस्था में वक्ष गुहा तथा फेफड़ों पर क्या हो जाता है, दबाव बढ़ जाता है। दबाव जैसे ही बढ़ेगा वह पिचक कर कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हवा को श्वास नली और नासिका छिद्रों के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकाल देता है। समझिएगा, देखिए क्या है, किसको कहते हैं, समझिए। ये आप देख रहे हैं, ये लाल कलर का, इस कलर ऐसे है ना, ऐसे है ना, इसी को कहते हैं बच्चों क्या, डायफ्राम। ये गुबंद के आकार का है। जो पसलियों के क्या है, ये पसली है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या आपका पसली है। पसली के क्या होता है, भीतर होता है, अंदर होता है। पसली के क्या होता है, अंदर होता है। इसी को कहते हैं क्या, डायफ्राम। तो ये क्या आ गया, एक प्रकार का डायफ्राम। तो गुबंद तो ऐसे ही होता है ना, मंदिर पर मस्जिद सब पर गुबंद कैसे होता है, गोले होता है ना, देखते हैं ना। तो ये इसी प्रकार का क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, डायफ्राम कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता कि डायफ्राम देखिए क्या होता है, कहता वक्ष गुहा के पश्च भाग में, पश्च मतलब पीछे अंदर, हाँ, भाग में एक गुबंद के आकार का आकृति होती है, जिसे क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। और ये वक्ष गुहा को उदर गुहा से क्या करता है, अलग करता है। अब देखिए वक्ष गुहा, तो अब उदर गुहा आ गया यहाँ पर, है ना। बताए थे ना कि एक वक्ष गुहा होता है, दूसरा क्या होता है, तो वक्ष गुहा कहाँ होता है, गर्दन से नीचे और पेट के, और ये कहाँ होता है, पेट के नीचे और यहाँ से कमर से ऊपर होता है ये भाग। तो कहता कि जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से क्या करता है, अलग करता है। अब कहता है श्वासोच्छ्वास। अब प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर के क्या बनाता है, यानी क्या कि प्रश्वास यदि कोई पूछ दे तो प्रश्वास क्या है, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब ऑक्सीजन को ग्रहण करना मतलब प्रश्वास, अब बाहर निकलना मतलब उच्छ्वास। तो दोनों का सम्मिलित रूप हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, नहीं, चलिए आगे। अब है कि फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान। ये आज आपका क्या है, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। इसके बाद क्या हो जाएगा, द हिंट। क्लियर है, समझिएगा। कहता है कि फेफड़ों में श्वसन गैसों का क्या आदान प्रदान। तो श्वसन गैसों का, कौन सा श्वसन गैसों का, ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, आखिरकार होता कैसे है, तो समझो। कहता है कि प्रश्वास के द्वारा, यानी पहला कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, प्रश्वास ही है। कहता है कि प्रश्वास के द्वारा वायुमंडलीय हवा नासिका तथा श्वास नली से होते हुए कहां तक पहुंचती है, फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में पहुंचती है। कहता कि ये कहां पहुंचा है, फेफड़ों की वायु कोशिकाओं, यानी क्या कि वहां पर वायु कोश होता है, जहां चारों ओर क्या रहता है, रक्त कोशिकाओं का एक घना जाल होता है। कहता कि वायु कोशिकाओं के चारों ओर क्या रहता है, किसका, रक्त का, खून का, ब्लड का, हाँ, क्या रहता है, वहां पर जाल रहता है। कहता कि शरीर के विभिन्न भागों से अनॉक्सीकृत रक्त पहले क्या, हृदय में पहुंचता है। हृदय समझता है ना, हृदय समझती है ना, हृदय किसको कहते हैं, जहां पर हृदय में क्या होता है, धड़कन होते रहता है। हृदय का मतलब क्या, दिल। हृदय का मतलब क्या है ना, तो समझो, कहता है कि शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भाग मतलब क्या, जितना भी भाग है शरीर का, विभिन्न भाग क्या, हाथ पैर गोड़ टांग जो भी है सब कुछ, उन विभिन्न भागों से अनॉक्सीकृत, अनॉक्सीकृत का मतलब क्या कि जहां पर, जिस हवा में क्या, कहता कि शरीर के विभिन्न भागों से अनॉक्सीकृत रक्त, अनॉक्सीकृत रक्त का मतलब क्या है कि वैसा रक्त जिसमें क्या हो, हवा उपस्थित ना हो, जिसमें हवा उपस्थित क्या हो, ना हो। कहता कि अनॉक्सीकृत रक्त पहले हृदय में पहुंचता है और जहां से
इसे फेफड़े में क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। और ऐसे रक्त को सीरिये रक्त कहते हैं। ऐसे रक्त को क्या कहते हैं, सीरिये रक्त। समझिएगा कि ऐसे रक्त को क्या कहते हैं बच्चों, कौन सा रक्त, यानी अनॉक्सीकृत रक्त को। अनॉक्सीकृत रक्त कहाँ, हृदय से कहाँ, हृदय में पहुंचा, जहां से उसको कहाँ भेज दिया जाता है, फेफड़ा में। तो इस प्रकार के रक्त को क्या कहते हैं, सीरिये रक्त कहते हैं। अब कहता कि कहता ये रक्त का मतलब कौन सा रक्त, सीरिये रक्त की बात कर रहे हैं। ये रक्त फेफड़े की वायु कोशिकाओं के चारों ओर स्थित रक्त कोशिकाओं में पहुंच जाता है। कहता कि जो सीरिये रक्त है, तो सीरिये रक्त कहां से आया, शरीर के विभिन्न भागों से अनॉक्सीकृत रक्त जो वो कहां पहले पहुंचता है, धड़कन मतलब क्या, दिल में, मतलब हृदय में। और हृदय फिर उसको पंप कर देता है, कहां पर, हृदय क्या है, एक प्रकार का पंप का काम करता है। हृदय क्या काम करता है, पंप का। अभी एक वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को कि हृदय जो है ना, एक प्रकार का क्या है, पंप की तरह कार्य करता है। उसका काम ही है पंपिंग करना, ब्लड को फेंकना, ब्लड को फेंकने का काम करता है। समझिएगा, कहता है कि स्थिर रक्त कोशिकाओं में, मतलब क्या, ये जो सीरिये रक्त है फेफड़े की वायु कोशिकाओं के चारों ओर स्थित रक्त कोशिकाओं में पहुंच जाता है और वायु कोशिकाओं में स्थिर वायुमंडलीय हवा में लगभग कितना, 21% ऑक्सीजन होता है। समझिए क्या कहता है, कहता है कि वायु कोशिकाओं में स्थित वायुमंडलीय हवा में लगभग कितना प्रतिशत, 21% ऑक्सीजन होता है, जबकि रक्त कोशिकाओं में स्थित सीरिये रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो अभी जस्ट बताए ना कि अनॉक्सीकृत का मतलब क्या है, कि वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, यानी ऑक्सीजन उसमें क्या है, कम है। किसमें, सीरिये रक्त में। किसमें, सीरिये रक्त में। और जो वायुमंडल से जो लिया है वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, और सीरिये रक्त में क्या है, वायुमंडलीय में क्या है, तो दाब किसका ज्यादा रहेगा, जो ज्यादा रहेगा वही दूसरे को दाबेगा, जिसकी मात्रा अधिक वही दूसरे को दाबेगा। तो यहाँ का समझेगा, अनॉक्सिक मतलब कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, अतः वायु कोशिकाओं की हवा में ऑक्सीजन का आंशिक दबाव सीरिये रक्त की ओर क्या था, अपेक्षा क्या था, बहुत अधिक। अभी क्या बताया, वही बताया कि वायुमंडल जो आप ऑक्सीजन जो ग्रहण कर रहे हैं, वायुमंडलीय कोशिकाओं में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, और सीरिये रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम। तो वो तो दाब डालेगा ही ना। तो जैसे ही दाब डालेगा, कहता कि दबाव सीरिये रक्त की अपेक्षा क्या होती है, बहुत अधिक होता है। किसका, वायु कोशिकाओं में जो वायुमंडलीय हवा जो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, 21% है, वो क्या करेगा, सीरिये रक्त पर दबाव डालेगा। अब दबाव डाल दिया, अब देखिए क्या होता है, कहता है जिसके कारण ऑक्सीजन का विसरण वायु कोशिकाओं से सीरिये रक्त में हो जाता है। अब देखिए क्या कहता है, ये कहानी की तरह ये है कि कैसे हम सांस ले रहे हैं। तो ये क्या कहता है कि जिसके कारण अब सीरिये रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, वायु कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, तो वो उस पर दबाव डाला, अब दबाव डाला तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, विसरण वायु कोशिकाओं से किधर की ओर हो जाता है, सीरिये रक्त में हो जाता है, जिससे रक्त में स्थित लाल रुधिर कोशिकाओं, रक्त में उपस्थित लाल रक्त क्या, जिससे क्या, लाल रुधिर कोशिकाओं के हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन से क्या करता है, अभिक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। क्या करता है, अभिक्रिया करना प्रारंभ कर देता है, और अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। बना लिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब कहता कि जो रुधिर परिसंचरण, रुधिर मतलब क्या, रक्त का प्रवाह, रक्त के प्रवाह के कारण द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में स्थित कोशिकाओं में क्या होता है, पहुंच जाता है। क्योंकि हमारा शरीर ही बना क्या चीज से, कोशिकाओं से। अब ब्लड तो हर जगह है, तो परिसंचरण का मतलब क्या, एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो जाता तो है ही। कहता कि पहुंच जाता है, पहुंच गया वहां तक, सब हमको मिल गया ऑक्सीजन। कहता कि पुनः ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटकर
क्या बनाता है? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर ये टूटता है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है वह फिर टूट करके क्या बनाता है? अलग अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, क्योंकि उसको बाहर न भी निकलना रहता है। कहता कि जिसमें ऑक्सीजन विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचकर भोजन के अणुओं को ऑक्सीकृत कर ऊर्जा उत्पादन में सहायता करता है। कौन सा ऊर्जा? एटीपी। भोजन को तोड़ेगा ना, तभी ना भोजन को तोड़ेगा, तभी ना ऊर्जा का क्या होगा? निर्माण होगा। और ऊर्जा टूटेगा ही नहीं तो कैसे निर्माण होगा? नहीं, संभव ही नहीं है। कहता कि जिसके पश्चात उत्पन्न, अब ऊर्जा टूटा है तो वहां पर CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कहता उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फिर विसरण द्वारा कोशिकाओं से रुधिर कोशिकाओं के रक्त में पहुंच जाता है। कहता कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा तो बन गया, ऊर्जा बनने के कारण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि विसरण द्वारा ही, किसके द्वारा? विसरण द्वारा ही कोशिकाओं से रुधिर कोशिकाओं के रक्त में क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। जहां ये रुधिर के हीमोग्लोबिन, यानी रुधिर मतलब खून, रुधिर का मतलब खून, रुधिर बोलो, रक्त बोलो, ठीक है ना। कहता रुधिर के हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसी में नहीं हीमोग्लोबिन होता है, खून में ही हीमोग्लोबिन होता है ना। हीमोग्लोबिन से संयोग कर, मतलब अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और फिर जो परिसंचरण के द्वारा इसी रूप में फेफड़ों में क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। कहां पर पहुंचता है? कहां पहुंचता है? फेफड़ों में पहुंच जाता है। समझिए, यानी एक बार ऑक्सीजन को लेकर के गया कहां तक? कोशिकाओं तक। और उसमें कौन भाग लिया? हीमोग्लोबिन। अब फिर जब वो हीमोग्लोबिन क्या करता है? भोजन को तोड़ने में क्या करता है? मदद जब करता है तो वहां पर क्या, कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसी रक्त के माध्यम से, उसी रक्त में परिसंचरण के माध्यम, मतलब क्या, विसरण द्वारा क्या हो जाता है? फिर मिल जाता है। अब फिर मिलने के बाद परिसंचरण के माध्यम से फिर कहां पर पहुंचता है? फेफड़ा में पहुंचता है। अब फेफड़ा में पहुंच गया, अब फेफड़ा से फिर क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो कथा समझेगा, कहता है कि फेफड़ों की सीरिय रुधिर कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है? आंशिक दबाव वायु कोशिकाओं की अपेक्षा अधिक होती है। पिछले में क्या था? रुधिर कम था, रुधिर में, और वायु कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन की मात्रा थी वो क्या थी? अधिक थी। इसलिए रुधिर को वो क्या किया? दाब डाला। अब यहाँ कहता नहीं, उल्टा है। हम यहाँ कह रहा है कि फेफड़ों की सीरिय रुधिर कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव वायु कोशिकाओं की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। अतः रुधिर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण वायु कोशिकाओं में हो जाता है, जहां से उच्छ्वास प्रक्रिया के द्वारा इसे क्या होता है? श्वास नली तथा नासिका छिद्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब समझिएगा थोड़ा सा, ये फिगर है आपका, देखिएगा बच्चों, ये फिगर है, आपको थोड़ा सा फिगर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा। देखिए, पहला कंडीशन आपका क्या है? श्वासोच्छ्वास है। श्वासोच्छ्वास का मतलब क्या? प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों सम्मिलित रूप है। तो प्रश्वास के माध्यम से देखिए, ये ऑक्सीजन यहाँ पर क्या आया? ये आपका क्या है? फेफड़ा है, हाँ या ना? और इस फेफड़ा में क्या होता है? वायु कोशिकाओं का गुच्छ होता है, ठीक है। और वहीं इसी फेफड़ा में ही क्या होता है? रक्त होता है। अब इसी में हृदय होता है। अब हृदय के द्वारा, किसके द्वारा? हृदय के द्वारा, हाँ, हृदय के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है। रक्त को क्या किया जाता है? पंप किया जाता है। पंप किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? कौन सा रक्त? कौन सा? सीरिय रक्त कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? क्लियर है? अब आपको ये पता है कि सीरिय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? और जो नासिका छिद्र से जो ले हैं ऑक्सीजन वायु कोशिकाओं में, उसमें क्या होता है?
ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी तो वो इस पर क्या करेगा, दबाव डालेगा, क्योंकि हमेशा जो बलशाली होता है वो अपने से कमजोर को क्या करता है, दबा करके रखना चाहता है। तो यहां पर भी क्या है, वायु कोशिकाओं क्या है, बलशाली है, यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। आश्चर्य रक्त में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा कम। तो यहां पर क्या करेगा, इस पर दबाव डालेगा, और दबाव डालेगा तो वहां पर क्या होगा, विसरण होगी। विसरण की सहायता से वो क्या होगा तुम्हारा, और फेफड़ा में क्या होता है, ब्लड का क्या होता है, जाल होता है। उस जाल में ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होती है। उस हीमोग्लोबिन से हमारा जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, अभिक्रिया करने लगता है। अभिक्रिया करके क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन परिसंचरण के माध्यम से, तो परिसंचरण में कौन भाग लेता है, कोशिका। कोशिका ही ना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। वो क्या कर देता है, पहुंचा देता है शरीर के विभिन्न भागों तक। अब जो आप जो खाना खाए हैं तो शरीर में तो ग्लूकोज बना हुआ है, ग्लूकोज बना है ना, खाना खाते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज से ना बनता है। उस ग्लूकोज के साथ ये क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, तब ना उसको क्या किस में बदलेगा, ऊर्जा के। जैसे ही ऊर्जा के रूप में उससे अभिक्रिया करके उसको तोड़ने का काम किया, कौन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उस ऊर्जा के यानी क्या, ग्लूकोज के साथ उसको क्या करेगा, तोड़ने का काम करेगा। और जैसे ही तोड़ेगा तो CO2 निकलेगा। क्या निकलेगा, तो जिस माध्यम से आया उसी माध्यम से फिर ये CO2 क्या करेगा, CO2 क्या करेगा, फिर विसरण माध्यम के द्वारा, परिसंचरण के माध्यम के द्वारा कहां पर पहुंचेगा, फेफड़ा में। कहां पर पहुंचेगा, अब इस फेफड़ा में इस बार जो पहुंचा है तो इस बार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें क्या है, क्योंकि ये जो आप जो ये जा रहा है जैसे ही, तो ये फिर क्या करेगा, ये हीमोग्लोबिन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये फिर टूट जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। अब यहां से जो ये फेफड़ा में जाएगा तो फेफड़ा में जो ये यहां से जो CO2 बना है, ऊर्जा को तोड़, ऊर्जा बनाने के बाद यानी ग्लूकोज के टूटने के बाद ये जो CO2 जो बना है, तो CO2 यहां पर वायु कोशिकाओं में, सीरिय रक्त में, तो इस सीरिय रक्त है ना, ये क्या आपका सीरिय रक्त है। तो इस सीरिय रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, अधिक। और वायु कोशिकाओं में तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, कम। तो कहता रघु बेटा, पिछला बार तुम हमको धक्का मारा, इस बार हम तुमको धक्का मारे, मतलब क्या, तुम पर हम दाब डालेंगे। तो ये इस पर दाब डालता है। यहाँ पर क्या है, हमारे श्वास नली है, ब्रोंकाइस है ना, ब्रोंकाई है ना दोनों तरफ, उस माध्यम से कहा श्वास नली में पहुंचा। श्वास नली होते हुए क्या, नासिका छिद्र से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो लिखने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन समझने के लिए यदि हम बात करें बच्चों, तो ये क्या था, थोड़ा सा खाली समझना है। यदि डायग्राम आपको समझ में आ गया है कि कहां से कहां जा रहा है, किसमें कौन सा काम हो रहा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्रिया था क्या, कि आखिरकार हम ऑक्सीजन को कैसे ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है। आज आप लोग का ये चैप्टर क्या हो गया बच्चों, समाप्त। इसका क्वेश्चन आंसर बनाइए। क्लियर है।